हेलो हेलो एवरीवन, एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे, आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज का गोल क्या है? सबसे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम पढ़े थे कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, है ना, जो जिसके बीच में इंटर सेलुलर सबस्टांस होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म करे, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े टिश्यू दो तरह का होता है। कौन कौन सा? दो तरह का, चार तरह का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग एपिथेलियम के बारे में पढ़े कि एपिथेलियम टिश्यू फर्दर दो तरह का था। कौन कौन सा? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल क्या? सिंपल में जिसमें सिंगल लेयर होता है, ठीक है। सिंपल में फर्दर तीन तरीके का था, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोलुमनार, जो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन हम लोग क्या पढ़े? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसमें क्या था? मल्टी लेयर था, मोर देन वन लेयर था, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल लेयर की, इसमें साफ डी तक काम था। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या था? साफ डीपी, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन। फिर अगर हम उसको डिवाइड करते तो उसका काम भी तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब काम डिवाइड हुआ तो उसका सिंपल के पास क्या आया? साफ डी तक आया, और कंपाउंड के पास क्या? प्रोटेक्शन आया, ठीक है। देन हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बहुत ही कम मात्रा में इंटरसेलुलर सबस्टांस होता है, ठीक है, वो सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले, वो हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो हम लोग का अगला टॉपिक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? देखो, बॉडी के अंदर बहुत तरह का टिश्यू है, चार तरह का टिश्यू है, ठीक है सर। उन चारों तरह के टिश्यूओं में से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दूसरी बात, ये हर जगह होता है, मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। किसके अंदर? हम लोग के अंदर, मतलब हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। मतलब क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सारे टिश्यूओं में सबसे ज़्यादा कौन है? सबका राजा कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि हर जगह पे फैला हुआ होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इसका नाम कनेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है कि चीज़ों को सपोर्ट देता है। समझ आ रहा बात? टिश्यू को उसके बॉडी ऑर्गन से, मतलब टिश्यू को ऑर्गन को टिश्यू से जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ आ रही है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटरसेलुलर, मतलब कि वो जो हम लोग पढ़े थे ना, जैसे इसमें पढ़े एपिथेलियम टिश्यू में हम लोग क्या पढ़े थे कि एपिथेलियम टिश्यू का जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो बहुत कम था। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। इसका मतलब वहाँ पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक बार रीड करते क्या क्या लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट। क्या है? मोस्ट अबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? बताओ, सब बता चुके हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, इन द बॉडी। किसके अंदर? बॉडी के अंदर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। बात समझ में आ रही है? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसका कुछ स्पेशल फंक्शन है। क्या स्पेशल फंक्शन है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। समझ आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? लिंक करना या फिर सपोर्ट करना। सर किसको? अदर टिश्यू, मतलब दो टिश्यू को आपस में, दो ऑर्गन को आपस में जोड़ना, ये किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू का काम है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग अभी तक क्या पढ़ी? एनसीईआरटी के लाइंस है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर, ठीक है। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसके स्पेशल फंक्शन की वजह से है, क्योंकि ये लिंकिंग और सपोर्ट का काम करता है। किसको? दो टिश्यू को आपस में लिंक करेगा, दो टिश्यू को आपस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दो ऑर्गन को आपस में लिंक करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि देयर इज लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एपिथेलियम में ना के बराबर था, ठीक है, बिटवीन द सेल्स। देखो है ना, अब इंटरसेलुलर स्पेस मतलब समझ दो, इंटर मतलब बीच, सेलुलर मतलब सेल्स, मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और उसके अंदर जो सबस्टांस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर सबस्टांस बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स है। अब एपिथेलियम टिश्यू में क्या था कि यहां पर जो था ना आपका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम था, यानी कि इंटरसेलुलर सबस्टांस जो था वो ना के बराबर था। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, एंड उसके बीच में जाहिर सी बात है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि देयर इज लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, मतलब दो सेल्स के बीच में यहां पर स्पेस अच्छा खासा होता है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है।
क्या पढ़ा चुके हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग, मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना वो दो चीज का बना होता है, एक तो प्रोटीन फाइबर का बना होता है, ठीक है, दूसरा ग्राउंड सबस्टांस का बना होता है। ग्राउंड सबस्टांस मतलब मैट्रिक्स को ही बोलते हैं, बात आ रही समझ में। मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है वो आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, द फर्स्ट वन इज प्रोटीन फाइबर्स एंड द सेकंड वन इज ग्राउंड सबस्टांस। आ रही बात समझ में। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे कि कंपोजिशन क्या क्या है इसके, है ना, क्या क्या मतलब क्या कहती है जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, एंड जिसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट, हाँ, अब क्या है कि कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन की, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीज होता है। क्या 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 चीज होता है, तीन चीज होता है। सबसे पहला होता है यहाँ पर क्या क्या होता है, तीन चीज होता है। एक होता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं। क्या है, इसको हम लोग ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं। सर ये क्या होता है ग्राउंड सबस्टांस, ये ना म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है ये, म्यूको पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोमिनोग्लिसरॉल बोलते हैं, और ग्लाइको सोमो ग्लाइको, दो चीज नाम है इसका, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकोन्स। क्या है, ग्लाइको नहीं दिख रहा क्या, नीचे लिख देता, रुक जाओ। ठीक है, इसको या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, और ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकॉन्स ग्लाइकॉन्स। ये होता क्या है, ये होता हैलुरेनिक एसिड। क्या होता है ये, हैलुरेनिक एसिड, ठीक है। ये होता क्या, हैलुरेनिक एसिड, और कहाँ पर होता है ये, मोस्टली प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, मोस्टली प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन में सबसे पहला क्या है, ग्राउंड सबस्टांस जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड मैट्रिक्स जो होता है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकोन का बना होता है। ये एक तरीके का हैलोरोनिक एसिड है जो मोस्टली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। सर दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है बच्चा आपका फाइबर्स। क्या दूसरा, फाइबर्स। अब कई तरह का फाइबर्स होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल व्हाइट फाइबर्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, येलो फाइबर्स होता है, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा आपका रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। और क्या होता है, और इसके अंदर सेल्स होता है, कौन कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मास्ट सेल होता है, और भी कैसा होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, इटीजी, और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के तीन चीजें पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। पहला मैट्रिक्स जिसको हम लोग ग्राउंड सबस्टांस बोलते हैं, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड या फिर ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकोन का बना होता है, राइट। एंड जिसको हम लोग हैलोरोनिक एसिड भी बोलते हैं, जो मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द फाइबर क्या है, फाइबर तीन तरह का होता है, व्हाइट फाइबर,
येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। सेल्स में एक मास सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, और भी कई तरह के सेल्स होते हैं जो हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर बात करूं मैं यहाँ पे फाइबर्स की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, व्हाइट फाइबर्स को हम लोग कोलेजन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। येलो फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और रेटिकुलर फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का, मतलब मेरी बात सुनो, ये जो कोलेजन फाइबर है ना, मान लो इसका पतला पतला कोलेजन फाइबर ले लो और बूंद दो और उसके ऊपर रेटिकुलिन प्रोटीन डाल दो, तब उसको हम लोग रेटिकुलर फाइबर से बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कि ये क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, फाइबर्स सराउंडेड बाय रेटिकुलिन प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलर। अच्छा जैसे मान लो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझो, मान लीजिए ये आपका कोलेजन फाइबर है, किधर गया भाई, व्हाइट है ना, तो मान लो ये कोलेजन फाइबर, ओ सॉरी, मान लो ये कोलेजन फाइबर इस तरीके से, क्या ये कोलेजन फाइबर, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये लग गया, है ना, ये देखो, ये क्या है, रेटिकुलिन प्रोटीन है। अब इन दोनों एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन में सबसे पहले क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम लोग ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं, जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स या फिर ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकोन्स का बना होता है, राइट। इसको हम लोग हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, जो मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। फाइबर्स तीन तरह का होता है, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। अगर व्हाइट फाइबर की बात करें तो ये कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, मतलब इसको कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं, राइट। और अगर हम लोग बात करें किसकी, येलो फाइबर्स की, इसको इलास्टिक फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो कोलेजन फाइबर्स है ना, उस पर आप एक प्रोटीन डाल दो, कौन सा प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन, तब उसके फाइबर का क्या नाम है, तब उसका नाम होगा रेटिकुलर फाइबर्स नाम हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्स कई तरह का होता है, जैसे मास्ट सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, है ना, तो ये सब और भी पढ़ेंगे इसमें, जैसे मान लो कि और भी कई सारा होता है, प्लाज्मा सेल्स होता है, ठीक है। तो क्या आपको कंपोजिशन एकदम क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या करें कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सारे टिश्यू में सबसे ज़्यादा, सबका राजा वही है, सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें कि कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि उसका एक स्पेशल फंक्शन है, क्या, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का, राइट। तो लिंकिंग मतलब किसको किसको लिंक कर रहा है, दो टिश्यू को आपस में लिंक कर सकता है, एक टिश्यू को ऑर्गन से लिंक कर सकता है, ऑर्गन को ऑर्गन से लिंक कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देन हम लोग क्या करें कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है सेल्स के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स पाया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाएगा। किस चीज का बना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, दो चीज का, फाइबर्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स का, एंड ग्राउंड सबस्टांस यानी कि मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़े, ठीक है, कि कंपोजिशन में मैट्रिक्स क्या है, एक ग्राउंड सबस्टांस है जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, जिसको ग्लाइकोसोमिनो ग्लाइकॉन्स भी बोलते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड है, मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। फाइबर्स तीन तरह का होता है, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। व्हाइट फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर बोलते हैं, येलो फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक फाइबर बोलते हैं। एंड अगर हम रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें तो ये क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स ले लो, उस पर रेटिकुलिन प्रोटीन छिड़क दो, क्या हो जाएगा, रेटिकुलर फाइबर हो जाएगा। सेल्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इधर क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ रही है? आगे बढ़े क्या, देखो नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ चल, तो अगर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं हम लोग, तो कितने तरह का होता है,
देखो कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, ध्यान सुनना अच्छे से। ठीक है, एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दो तरह कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहले ये लिख लो। ठीक है, एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, एक होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दो तरह का टिश्यू होता है, कौन कौन सा? एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, अब सुनो ध्यान से। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सा? देखो ठीक है, सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, दूसरा क्या? डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, ये दो तरह का होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्दर दो तरह का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, बात आ रही समझ में? देखो अगर हम लूज की बात करें तो यहां पर एक चीज याद रखना कि लूज क्यों होता है ये। क्यों होता है ये लूज? पहला बात, मैट्रिक्स ज्यादा होगा। ठीक है, और फाइबर कम होगा, इस वजह से लूज होगा, लेस फाइबर। बात आ रही समझ में? मतलब मैट्रिक्स ज्यादा होगा और फाइबर्स कम होगा। नहीं समझ में आया? मतलब क्या हुआ, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब होता है कि मैट्रिक्स ज्यादा होना। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर कम होगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या मतलब, उसका उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? देखो यहां पर क्या हो, यहां पे अगर वहां पे मोर मैट्रिक्स है तो यहां पे लेस मैट्रिक्स हो जाएगा, लेस मैट्रिक्स। ठीक है, और यहां पे मोर फाइबर्स। बात आई समझ में? ठीक है, एंड अगेन लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक होता है आपका एरियोलर, ठीक है, और एक होता है आपका एडिपोज। एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। पता है समझ में कि यहां पे ये दो फिर दो तरह का है। डेंस फिर दो तरह का। अब डेंस कैसे दो तरह का, देखो यहां पे। ठीक है, एक है आपका रेगुलर, एक आपका इरेगुलर। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? रेगुलर, इरेगुलर। ठीक है, अगर हम बात करें रेगुलर की तो ये फर्दर दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका टेंडन और एक होता है आपका लिगामेंट। ठीक है, तो रेगुलर फिर दो तरह का, टेंडन एंड लिगामेंट। देखो ये सब जरूरी, अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये क्या है ना, इससे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, मतलब आपको ये याद रखना है कि मतलब कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा टाइप कहाँ कहाँ पर है। जैसे मान लो कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें, यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा होता है, फाइबर्स कम होता है। अगर डेंस की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर ज्यादा होगा। लूज वाला फिर दो पार्ट का है ना, एरियोलर और एडिपोज।
और डेंस फिर दो पार्ट का, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। अब रेगुलर फिर दो तरह का, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। और इरेगुलर फिर दो तरह का, व्हाइट एंड येलो। ये क्या है, ये फिर दो तरह का है, ये आपका व्हाइट एंड येलो। एक है आपका व्हाइट, एक है आपका येलो। बात आ रही समझ में। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक तो स्केलेटल, एक सेकंड को, पहला स्केलेटल, ठीक है। दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एग्जांपल है ब्लड, ठीक है। और अगर स्केलेटल की बात करें तो इसमें फिर दो है, बोन और कार्टिलेज। इसका एग्जांपल क्या है, या फिर टाइप बोल सकते हो, एक तो बोन एंड दूसरा कार्टिलेज। बस इतना होता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, एनी हाउ, सारे के सारे। बात सुनो फिर ध्यान से। सबसे पहली बात, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्दर दो तरह का होता है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं तो मैट्रिक्स ज़्यादा होगा इसके अंदर और फाइबर्स कम होता है। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं तो इसका उल्टा कर दीजिए, मैट्रिक्स कम होगा और फाइबर्स ज़्यादा होगा, राइट। अब अगेन एंड अगेन लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है वो दो तरह का होता है, एडियुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, राइट। देन अगेन डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो तरह का होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर के अंदर क्या है, दो चीज़, कौन कौन सा, टेंडन एंड लिगामेंट। इरेगुलर के अंदर क्या है, व्हाइट एंड येलो। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये फर्दर दो तरह का है, स्केलेटल एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में क्या क्या आएगा, बोन और कार्टिलेज आएगा, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके टाइप पे क्वेश्चन नहीं आता, देखो हम तुमको दिखाते हैं, रिसेंट का क्वेश्चन है। ये तो था, ये रहा आंसर दो क्या, देखो नीट 2022 का क्वेश्चन है। कब का है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो सीधा सीधा सवाल है ना टाइप से, कि कौन सा इसमें से कनेक्टिव टिश्यू का टाइप नहीं है। नीट 2022, क्या ब्लड होता है, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज और न्यूरोगेलिया। क्या आंसर होगा, आपको अच्छे से पता है कि ब्लड भी होता है, एडिपोज टिश्यू भी होता है, कार्टिलेज भी होता है, आंसर तुम्हारा 4 आएगा। ये क्या, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो है कि नहीं, तुम खुद देखो। तो डायरेक्ट टाइप से भी सवाल आया हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है। क्या याद करना है, सबसे पहली बात, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो वो उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करें तो ये फर्दर दो तरह का होता है, लूज एंड डेंस। लूज में मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर्स कम होता है। डेंस में फाइबर्स ज़्यादा होता है एंड मैट्रिक्स कम होता है, ठीक है। लूज फर्दर दो तरह का है, ठीक है। लूज फर्दर दो तरह का, एडियुलर और एडिपोज, ठीक है। डेंस फिर दो तरह का, रेगुलर और इरेगुलर। बात समझ में आई है ना। उसके बाद क्या है, हाँ, रेगुलर फिर दो तरह का, टेंडन और लिगामेंट, और इरेगुलर फिर दो तरह का, व्हाइट एंड फाइबर्स। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ये दो तरह का होता है, स्केलेटल एंड क्या था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा, ब्लड आएगा, और क्या था, स्केलेटल में लिगामेंट और बोन आता है। बात आई समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो क्या, सबसे पहला क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंस दिखाया गया। पहला क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या, इसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें नंबर ऑफ सेल क्या, उल्टा कर दो, कम होगा, ठीक है। ग्राउंड सबस्टांस यानी कि मैट्रिक्स इसमें ज़्यादा होता है, पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके बताओ। और ग्राउंड सबस्टांस मैट्रिक्स यहाँ के इसमें कम होता है, ठीक है। अगर हम इसको, मतलब मेरी बात सुनो, मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर कम है, तो कुल मिला के सेमी फ्लूइड हुआ ना, आधा फ्लूइड आधा कुछ और,
है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होता है और इसमें फाइबर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। पढ़ा चुके सारा का सारा। तो लूज और आपको डेंस में फ़र्क पता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है नंबर सेल का ज़्यादा होगा और इसमें नंबर सेल का कम होगा, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा होता है और फाइबर, सॉरी एक सेकेंड, लोचा है कुछ तो, आई थिंक यहाँ पे ना मिस टाइप कर दिया, एक सेकंड। यहाँ पे हाई नहीं लेस होगा, क्या बात है। ठीक है, लेस होगा, यहाँ पर मोड़ होगा। ओहो उल्टा कर दिया है तो। देखो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसमें सेल का नंबर ज़्यादा होता है, इसमें सेल का नंबर कम होता है। मैट्रिक्स यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मैट्रिक्स कम होगा, ठीक है। अगर फाइबर यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर फाइबर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर इसको हम लोग सेमी, मतलब कि याद रखना कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है, जो ग्राउंड सबस्टांस होता है, उसको हम लोग सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं। आज ये बात समझ में, ठीक है। आगे देखो, हाँ ये देखो, ये क्या है, एक तरीके का सेल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। किसका सेल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का। देखो एक एक करके सब समझते क्या होता है, ठीक है। ये जो है आपका, इसको हम लोग मैक्रोफेज बोलते हैं। अब मैक्रोफेज क्या, सब एक एक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल बस देख लो कहाँ पर क्या है, ठीक है। मैक्रोफेज बोलते हैं। और ये जो दोनों सेल है इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, सॉरी एडिपोसाइट बोलते हैं, सॉरी सेल एडिपोसाइट, ठीक है सर, एडिपोसाइट, ओके, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरी या फिर ब्लड वेसल्स। और ये जो स्पेस में देखो, ये जो फ्लूइड दिख रहा है ना, ये सब, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स, जिसे आप फिर हाइलुरोनिक एसिड बोलेंगे, मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। आई बात समझ में, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, और क्या, और कुछ है, देखो ये जो सेल है इसको हम लोग इओसिनोफिल बोलते हैं। क्या ये, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, ये आपका मैक्रोफेज, ये दोनों सेल क्या है, एडिपोसाइट, ये क्या ब्लड वेसल है, और ये जो इसके अंदर फ्लूइड है वो क्या है, मैट्रिक्स यानी कि हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है सर। बात आ रही समझ में, बोलो। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका प्लाज्मा सेल है, ठीक है, जिसको हम लोग बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। पता ही समझ में, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मास्ट सेल है, ठीक है सर, मास्ट सेल है, ठीक है। ये तीन चीज कंटेन करता है, याद रखना। चलो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जो आपका ये न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अब फाइबर्स की बात करते हैं, ये है आपका कोलेजन फाइबर। क्या ये, कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये रेटिकुलर फाइबर है, ठीक है भाई। और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का, ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन
फाइबर्स। ठीक है भाई, बात समझ में आई? देखो ये कुछ सेल्स है जिसके बारे में आपको जान कर पता करना है कि लाइक कभी कभी डायग्राम से पूछ देता। अब एक एक डिटेल में हम पढ़ाएंगे, माइक्रोफेज क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर क्या, सब पढ़ाएंगे। फिलहाल जान लो ये जो सेल आपको दिख रहा है, ये सेल 1 नंबर, ये क्या है आपका माइक्रोफेज है। ठीक है सर, ये जो आपको जिस पर हम 2 नंबर लिख रहे हैं क्या एडिपोसाइट है। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल जिस पर हम 3 नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या ब्लड वेसल। अब इस साइड आ जाओ, ये 4 नंबर क्या है इओसिनोफिल है। क्या ये इओसिनोफिल है। ठीक है, 5 नंबर सेल कौन सा है, प्लाज्मा सेल है। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर क्या है मास्ट सेल है। ठीक है, 7 नंबर क्या है न्यूट्रोफिल्स है। देख लो कौन कहाँ पर है, बस उसको आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है कोलेजन फाइबर, ये क्या कोलेजन फाइबर है। ठीक है, उसके बाद पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या रेटिकुलर फाइबर है। ठीक है, और आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ये क्या येलो इलास्टिन फाइबर है। राइट, कोलेजन फाइबर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। बात आई समझ में, बात समझ में आई? देख लो अच्छे से कौन सा चीज़ कहाँ पर है। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ नीट में, पहले बार और अच्छे से देख लो। इओसिनोफिल प्लाज्मा सेल मास्ट सेल न्यूट्रोफिल्स कोलेजन फाइबर। देखो ये ब्लू कलर का जो कोलेजन फाइबर है। ठीक है, पिंक वाला क्या रेटिकुलर फाइबर है। ठीक है, और येलो इलास्टिन फाइबर कौन सा है जो येलो कलर का है। ठीक है, वो सेल क्या मैक्रोफेज है, ये एडिपोसाइट और ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इस पे डायग्राम पे एक सवाल आया था नीट में, पता नहीं लिए थे कि हाँ याद। तो क्या मेरी बात सुनो, डी देखो क्या ये मास्ट सेल है मास्ट सेल। अब डी ढूंढो मास्ट सेल किसमें किसमें, इसमें है ये हो सकता है, इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें है ये हो सकता है, ये गलत। मतलब क्या होगा अगर डी की बात करें तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा। बी और डी गलत, क्यों? क्योंकि इसमें डी में मास्ट सेल है ही नहीं, तो दो ऑप्शन गलत। अब सुनो एक सेकेंड, बी छूट गया क्या फाइब्रोब्लास्ट? यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया, रुक जाओ। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा सा सेल, सबसे बड़ा सेल जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये फाइब्रोब्लास्ट है। क्या ये फाइब्रोब्लास्ट है जो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, अब देखो देखते चलो। अब देखो ये बी मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये क्या है फाइब्रोब्लास्ट। अब देखो बी में फाइब्रोब्लास्ट किसमें, इसमें है, और सी में नहीं है, तो सी में कोलेजन फाइबर, मतलब सी गलत। आंसर क्या ए होगा। आगे आगे मिला लो, ए क्या है मैक्रोफेज पढ़ा चुके, ए क्या मैक्रोफेज है। ठीक है, तो ए मैक्रोफेज है। ठीक है सर, आगे देखो सी बचा, सी क्या है कोलेजन फाइबर। सी में कोलेजन फाइबर। अभी ठीक है 100% ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बात आ रही समझ में, इस तरह का सवाल आता है नीट में। ठीक है, ये नीट आई थिंक 2013 का है और इस समय पेपर टफ आता था, याद रखना। आई थिंक 2013 में सबसे टफ पेपर आया था। चलो ये हो गया। अब एक एक करके सब सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सब सेल के बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है सर, तो उसमें सबसे पहला क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर मतलब क्या होता है ओपन स्पेस। एरियोलर मतलब क्या होता है ओपन स्पेस, दैट इज स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन नेटवर्क ऑफ फाइबर एंड सेल्स। मतलब फाइबर्स के नेटवर्क्स और सेल के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरियोलर बोलते हैं। अब इसके अंदर कई तरह का सेल है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहला सेल कौन सा है फाइब्रोब्लास्ट सेल। देखो क्या बताते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे बड़ा सेल होता है ना, लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बात आई समझ में कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, दिस सेल आर मैक्सिमम इन नंबर, ये सेल नंबर में सबसे ज्यादा होता है। मतलब सब अगर मान लो सब सेल मिलाकर 100 सेल है तो 90 सेल यही होगा, एग्जांपल है तो नंबर में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर फाइब्रोब्लास्ट सेल की बात करें, ये फाइबर को है, हाँ फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है वो क्या करता है सेल्स को फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टेंस बना के देता है। याद करो मेरे साथ, एरियोलर मतलब क्या होता है ओपन स्पेस, है ना, स्पेस बिटवीन नेट, मतलब कि नेटवर्क ऑफ फाइबर और सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरियोलर बोलते हैं। राइट, अब टाइप ऑफ सेल्स में सबसे पहला सेल कौन सा फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट की अगर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल ये होता है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है सर, लार्जेस्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सेल होता है। ठीक है, ये सेल नंबर में सबसे ज्यादा होता है और ये फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस को बनाता है। बात समझ में आई। अब दूसरे सेल की तरफ बढ़ते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज को हम लोग हिस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है हिस्टोसाइट। ये क्या करता है परफॉर्म फाइगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड डेड सेल। मतलब सर समझाते हैं,
जैसे मान लीजिए मैक्रोफेज है, मान लीजिए कि ये मैक्रोफेज है, क्या है ये मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज है, ठीक है। इसके नीचे तो ये है ना, ये ठीक है, ये जो है इसको मान लो ये या तो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर ये डेड सेल है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो तुम्हारा मैक्रोफेज है ये कुछ अपना शेप बदलेगा। कैसे बदलेगा? ऐसे, ठीक है। जब ये अपना शेप बदलेगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया फिर डेड सेल फंस जाता है इस तरीके से, फंस गया सीएम, देख लो फंस गया, ठीक है। अब क्या करता है, इस पे ये अपना फोर्स लगाता है और इस सेल को अंदर तरफ खींच लेता है, मतलब खा जाता है इसको ऐसे, देखो कैसे, इस तरीके से। अब अपने नॉर्मल शेप में आ गया। क्यों आ गया नॉर्मल शेप में? क्योंकि ये अंदर की तरफ फोर्स लगाया इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ये क्या किया, ये देखो क्लियर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, इन लिगामेंट, मतलब ये निकल जा रहा है, ठीक है। और इस जगह पर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड, मतलब ये जो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छे सुनो। सबसे पहले क्या हुआ कि मैक्रोफेज और मैक्रोफेज जो है वो क्या किया, एक कोई बैक्टीरिया को देखो जो डेड सेल है, ठीक है, उसको देखते उसको गुस्सा आया, ठीक, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, उसको क्या इनगलमेंट बोलते हैं, और उसको अपने सेल के अंदर खींच लिया। अब इसके अंदर क्या होगा कि लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक इंजाइम का छिड़काव होगा, मतलब इस पर लैक्टिक इंजाइम डालेगा वो, ठीक है। और लैक्टिक इंजाइम जो है, लैक्टिक इंजाइम डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और डेड सेल। मतलब एक तरीके से समझो कि मैक्रोफेज क्या है, वो हमारे सेल का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, जैसे मान लो कोई अगर ऐसा खराब चीज आ गया उसको मारेगा वो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोफेज क्या करता है कि ऐसा कोई भी चीज, जैसे मान लो डेड सेल हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल है, या फिर बैक्टीरिया हम लोग की बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो उसको क्या करता है, इनगलमेंट करता है और उसके ऊपर लैक्टिक एंजाइम छिड़क के उसको मार देता है, ठीक है। ये उसका काम है, मतलब माइक्रोफेज का काम है सेल को साफ सुथरा रखना, ठीक है। अब इसके ऊपर यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब फाइगोसाइटोसिस क्या है कि मैक्रोफेज ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर सेल, मतलब समझ लो कब्रिस्तान, मतलब खा जाएगा उसको इस तरीके का कोई सेल, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्रोफेज कीप द कनेक्टिव टिश्यू क्लीन, देखो हम बताया ना कि मैक्रोफेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू को क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है, ठीक है। अब स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, बर्ड्स दैट ईट डेड एनिमल्स एंड कीप आवर एरिया क्लीन। उसी तरीके से, मतलब मेरी बात सुनो, जैसे बर्ड्स क्या करता है कि मरे हुए जानवरों को खाता है, जिसकी वजह से हम लोग का एरिया साफ होता है। उसी तरीके से यहाँ पर मैक्रोफेज क्या कर रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू में जितना भी मरा हुआ सेल है या फिर बैक्टीरिया उसको किल कर खा जा रहा है वो। अब अगर वो खाएगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग का सेल साफ हो जाता है। अरे बात समझ में, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। बात समझ में आया? देखो मैक्रोफेज क्या, इसको हम लोग हिस्टोसाइट्स भी बोलते हैं। ये फाइगोसाइटोसिस करता है किसका, ये फाइगोसाइटोसिस करता है किसका, बैक्टीरिया का और डेड सेल का, ठीक है भाई। कैसे करता है, मान लिया जाए ये मैक्रोफेज है, ये क्या है, मैक्रोफेज है। अब मान लो ये सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर मान लो उसको कोई बैक्टीरिया दिखा या फिर डेड सेल दिखा, उसको क्या करेगा, वो इनगोलमेंट करेगा, मतलब उसको अपने तरफ खींच लेगा वो, ठीक है। खींचने के बाद वो उसको अपने बॉडी के अंदर घुसा देगा। जब वो अपने बॉडी के अंदर डाल देगा, उसको हम लोग क्या होता है, लैक्टिक एंजाइम जो है वो उसके अंदर लैक्टिक एंजाइम होता है जो उस सेल को, मरे हुए सेल को या फिर बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइगोसाइटोसिस जो है वो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल बोलते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बर्ड्स, स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो बर्ड मरे हुए एनिमल्स को खाएगा। अब मरा हुआ एनिमल्स तो हमारे पर्यावरण के लिए तो हार्मफुल ही है ना, गंदगी है वो एक तरीके से। तो बर्ड्स क्या करता है, उसको खाता है, तो बर्ड्स कहने के क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को साफ कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। तो मैक्रोफेज क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, स्कैवेंजर है। वो उसको मतलब उसके वहां पे जो मरे हुए सेल है ना उसको खा के क्या करता है, साफ सुथरा कर देता है। बात समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, मास्ट सेल, ठीक है। अब मास्ट सेल जो वो तीन चीज रिलीज करता है, रिलीज 3 टाइप ऑफ केमिकल लाइक बायोफिल सेल ऑफ WBC। अब ये क्या लिखा हुआ है कि जैसे मान लो मास्ट सेल जो है ना वो जस्ट रेप्लिका है किसका, बायोफिल सेल का। अब बायोफिल सेल क्या होता है सर, जो मास्ट सेल करता है वही बायोफिल सेल करता है, लेकिन उसका दोनों का काम अलग अलग, जगह अलग अलग है। मतलब ऐसे मान लो कि ये मास्ट सेल जो है ना, ये पटना का IAS ऑफिसर है, एग्जाम्पल लेते हैं, और ये मान लो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, अलग अलग, लेकिन काम दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब मास्ट सेल जो है वो रिलीज करता है 3 केमिकल को, और बायोफिल भी करता होगा, ठीक है। तीनों केमिकल का नाम क्या, वो इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्टामिन, दूसरा सीरोटोनिन, तीसरा हेपेरिन, ठीक है सर।
हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन इज ऑल्सो कॉल्ड वाइसोडायलेटर। क्या बोलते हैं उसको? वाइसोडायलेटर। ध्यान सुनो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइसोडायलेटर भी बोलते हैं। वैसो ओहो वैसो, क्या बदतमीजी है, वैसो डायलेटर बोलते हैं। डायलेटर सर क्यों बोलते हैं वैसो डायलेटर? ध्यान सुनो, वैसे मतलब ब्लड वेसल्स, वैसे मतलब ब्लड वेसल्स, वैसे मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। डायलेटर मतलब, डायलेट मतलब फूल जाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वैसो डायलेटर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का फूल जाना, ठीक है। कैसे ही फूलेगा? अब सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात अच्छे से समझ, देखो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर जाता है, मतलब कि फूल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो है वो, यानी कि आर्टरीज की बात कर हम लोग, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? डायलेट कर जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वैसोडायलेटर मतलब क्या होता है? देखो मैं समझाता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेके समझ में आ जाएगा। वैसो डायलेटर टू इंक्रीज डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, देखो अब इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना रहे हैं, देखो अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बदतमीजी। चलो देखो, जैसे मान लो कि हम एक ब्लड वेसल्स बना रहे हैं, देखो देख रहा है, ये मान लो ब्लड वेसल्स बना है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद एक और ब्लड वेसल्स हम लोग बना देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लड वेसल्स की, ठीक है, तो पहले का ब्लड वेसल्स तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले ब्लड वेसल्स क्या है कि इसका लेंथ थोड़ा सा, डायमीटर मतलब इसकी जो मोटाई है वो कम है, देखो। अब मान इससे जितना ब्लड पास करेगा उसका दुगुना इससे पास करेगा, क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ गया। एक बात समझ में, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसो डायलेटर। मतलब क्या हुआ, हिस्टामिन जो है वो एक तरीके का वैसो डायलेटर है। मतलब क्या करता है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, ठीक है, उसके अंदर जो फंक्शन था उसकी वजह से, ठीक है। बात समझ नहीं, हिस्टामिन का मतलब होता है वैसो डायलेटर, वो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वैसो डायलेटर बोलते हैं। अब सीरोटोनिन जस्ट इसका उल्टा होता है, इसको हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैसो कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ये डायमीटर को कम कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा? डायमीटर को कम कर देगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि आर्टरी का। इसका जस्ट उल्टा, मतलब कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले ये था, पहले ब्लड वेसल्स ऐसा था, ठीक है, अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो मतलब पहले ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर था, है ना, इसको डायमीटर बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी चौड़ाई, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। बात समझ में आया? समझा तुमको? इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे वैसो डायलेटर, मतलब हिस्टामिन, उसको हिस्टामिन बढ़ाता है, ठीक है। और अगर ये घट जाएगा डायमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरोटोनिन बढ़ाता है उसको, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे पहले जितना ब्लड पास करता है उसका आधा पास करेगा इसमें,
आई बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें मास्ट सेल की, ये 3 केमिकल रिलीज करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपेरिन। अगर हिस्टामिन की बात करें, ये क्या होता है, वाइसो डायलेटर होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब फुला देता है, उसका डायमीटर को बढ़ा देता है। और इसका जस्ट उल्टा क्या है, सीरोटोनिन है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्त? अब हिपेरिन क्या है, इसको एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं, एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। मतलब ये क्या करता है, क्लोटिंग कर देता है। क्लोटिंग मतलब ब्लड, जैसे मान लो कि यहाँ से कहीं से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ऐसे समझो, मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और मान लो यहाँ से ब्लड इस तरीके से निकल रहा है, मतलब कट वट लग गया और ये ब्लड निकल रहा है, ठीक है, कट लग गया और यहाँ पे ब्लड निकल रहा है। तो तुम्हारा ही जो हिपेरिन है ना, हिपेरिन क्या करता है, यहाँ पर क्लोटिंग कर देता है। क्लोटिंग मतलब ब्लड क्लोटिंग को रिड्यूस कर देता है। ब्लड क्लोटिंग को क्या करता है, रिड्यूस, मतलब घटा देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोटिंग बोलते हैं, क्लोट। आई बात समझ में? मतलब हिपेरिन जो होता है एंटी कोएगुलेंट होता है, ठीक है। इसे अगर मान लो कहीं पे ब्लड वेसल्स में चोट लग गया और वहाँ से खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको खून को निकलने से रोकता है, मतलब क्लोट करता है उसको, क्लोटिंग रोकता है उसका। ठीक है, देख लो अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, देखो। अब प्लाज्मा सेल क्या होता है? देखो, प्लाज्मा सेल को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब सर समझाते हैं। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी बनाता है, मतलब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, या फिर इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हो। बात समझ में आया? मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा सेल जो तो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, जो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है या फिर इम्यूनोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है सर, ये क्या होता नहीं समझ में आया, अब समझाते हैं। देखो, जैसे मान लो ये तुम हो, कोई भी है, मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, मान लो ये इंसान है, ठीक है। अब ये कोई इंसान है, ठीक है, ठीक है सर, इंसान है, ठीक है, समझ गए। सुनो, मान लो ये कोई पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है, या तो ये पैथोजन है या फिर एंटीजन है। पैथोजन और पैथोजन, और इसको एंटीजन भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर जाके डिजीज कॉज कर सकता है, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी हो सकता है, इटीसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि पैथोजन या फिर एंटीजन वो चीज़ है जो हम लोग के बॉडी के अंदर जाके हम लोग के बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा कोई है ना, कोई मतलब कोई भी आदमी है, ठीक है। अब ये जो पैथोजन है इस आदमी के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, इस आदमी के अंदर चला गया। अब ये जो आदमी है इसका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, है ना, उसको लेके। तो इसके बॉडी के अंदर एक चीज़ होता है, उसका नाम है बी लिम्फोसाइट, एक सेल होता है। इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है। क्या होता है, एक सेल होता है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, एक सेल होता है इसके अंदर बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो एंटीजन इसके बॉडी के अंदर गया तो ये सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर बी लिम्फोसाइट के पास। ठीक है, अब जैसे ही बी लिम्फोसाइट इसको देखेगा, इसको डिटेक्ट करेगा, तो इसका जो बी लिम्फोसाइट है वो 2 चीज़ बनाता है। ठीक है, देखो इस तरीके से इसका ये है। ठीक है, अब इसको ये क्या करेगा, पकड़ लेगा इस तरीके से।
ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो है, जो बना है उसका नाम एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब क्या, वो कोई भी पैथोजन जब किसी इंसान के अंदर इंटर करता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक सेल होता है बी लिम्फोसाइट, वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी वजह से उस पैथोजन को वो पकड़ लेता है और उसको किल कर देता है, मतलब उसके खिलाफ काम करता है वो, ठीक है, समझ गए। अब उसके अलावा और भी एक चीज होता है इसके अंदर, वो होता है बी लिम्फोसाइट का डिवीजन। मतलब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करेगा किसमें, दो सेल के अंदर। एक तो तुम्हारा प्लाज्मा सेल और दूसरा मेमोरी सेल। मतलब क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट एक तो एंटीबॉडी बनाता है, दूसरा वो दो सेल में डिवाइड कर जाता है, एक तो प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या, ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। मतलब सर, मतलब क्या हुआ, यहां पर पैथोजन अंदर आया, उसके बाद बी लिम्फोसाइट एक्टिव हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब पहले से एक्टिवेटेड है। सर ये काम कैसे करता है, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो, मैं समझाता हूँ, मान लो कोई एक्स बैक्टीरिया, क्या है, एक्स बैक्टीरिया, अब वो तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, ठीक है। अब कोई एक्स बैक्टीरिया अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा तो तुम्हारे बॉडी के अंदर बीमारी कॉज करने की कोशिश करेगा, और तुम्हारा जो यही प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन अब एक्स बैक्टीरिया जो चला गया, तो उस एक्स बैक्टीरिया का मेमोरी सेल में मेमोरी बन गया कि अब वो दोबारा एक्स बैक्टीरिया जो आएगा उसको पहचान लेगा वो, ठीक है। अब दोबारा अगर एक्स तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, एक्स बैक्टीरिया, तो तुम्हारे लिए वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव होने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एक्टिव है। कौन से, किसके फॉर्म में, प्लाज्मा सेल के फॉर्म में, और वो प्लाज्मा सेल डायरेक्ट क्या करेगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है तुम्हारा, अगर मेमोरी सेल की बात करें, ये इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होता है, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है सर। ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो अगर हम प्लाज्मा सेल की बात करें, ठीक है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। अब जैसे दोबारा से वो आया, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से कुछ होगा ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो तुरंत ये क्या करता है, रिलीज करता है एंटीबॉडी। और क्या करता है वो, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन। बात आई समझ में, नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ, रुक जाओ। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, सबसे पहली बात कि प्लाज्मा सेल को हम लोग एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाता है, ठीक है सर। मान लो कोई पैथोजन है, पैथोजन मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर जाके बीमारी कॉज कर सकता है, मान लो मेरे अंदर आके बीमारी कॉज कर सकता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो फंगी हो सकता है। जब वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा, तो हम लोग के बॉडी के अंदर एक सेल होता है बी लिम्फोसाइट, वो एक्टिव होता है। वो क्या होता है, एक्टिव होता है, वो सोया हुआ रहता है। ऐसे समझो कि बी लिम्फोसाइट सोया हुआ रहता है, वो एक्टिव होता है, किसके लिए, वो जो नया पैथोजन है उसके लिए, ठीक है। और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, उसको किल कर देता है। लेकिन साथ में वो क्या करता है कि दोबारा अगर सेम पैथोजन आया उसके बॉडी के अंदर, तो उसके लिए वो दो सेल डिवाइड करता है, एक तो प्लाज्मा सेल, एक मेमोरी सेल। उस मेमोरी सेल के अंदर उस बैक्टीरिया के लिए, वो जो तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो पहले से आ चुका है पैथोजन, उसके लिए एक मेमोरी बन जाता है। अगर सेम पैथोजन दोबारा से उसकी बॉडी में एंट्री किया, तो उसके लिए प्लाज्मा सेल क्या करता है, दोबारा से एक्टिव नहीं करता बी लिम्फोसाइट को, उसके अंदर ऑलरेडी उस टिश्यू के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए जो उसके अंदर बॉडी के अंदर आगे बीमारी कॉज कर सकता है, उसके लिए ऑलरेडी उसके अंदर क्या बन जाता है, एंटीबॉडी, मतलब एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एक्टिव रहता है ऑलरेडी। तब जैसे ही वो दोबारा से वो एंटर करेगा, तुरंत एक सेकंड के अंदर ही क्या करता है, वो प्लाज्मा सेल तुरंत के तुरंत एंटीबॉडी बना देता है, और जिसकी वजह से वो उस बैक्टीरिया से वो उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इसमें लगता है टाइम, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा से सेम बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो तुरंत क्या होता है, प्लाज्मा सेल एक्टिव होता है और तुरंत के तुरंत उसको क्या करता है, किल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास मेमोरी सेल बन चुका है। बात समझ में आई, देखो आया बात समझ में। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर, जो हम लोग बोले थे इसके अंदर पाया जाता है। उसमें एक है तुम्हारा कोलेजन फाइबर, दूसरा है तुम्हारा इलास्टिक फाइबर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, इफ वी टॉक अबाउट कोलेजन फाइबर, ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये बना होता है कोलेजन प्रोटीन से। किससे बना होता है ये, कोलेजन प्रोटीन से, ठीक है सर, समझ गए। ये व्हाइट फाइबर होता है। सबसे पहले क्या, कैसा फाइबर, ये व्हाइट फाइबर, ठीक है। और कुछ, ये बंडल होता है, ये बंडल में होता है, मतलब जैसे मान लो ऐसा, ये बंडल होता है इस तरीके से। ओ
ये बंडल में होता है हमेशा, ठीक है। दूसरी बात, ये अनब्रांच होता है। क्या तुमको इसमें ब्रांच दिख रहा है? ब्रांच होता है टहनिया। जैसे मान लो ब्रांच क्या होता है, ऐसे ऐसे है, ऐसे निकला हुआ है यहाँ पर, तो ब्रांच तो है नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये अनब्रांच होगा। क्या होता है? ये अन ब्रांच होता है, ठीक है सर, समझ गए। दूसरा, ये रिजिड होता है, मतलब हार्ड होगा, दबेगा नहीं, रिजिड होगा। और क्या होगा? नॉन फ्लेक्सिबल होगा, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। और क्या हो सकता है? टफ होता है, ऑब्वियस होता है, रिजिड है तो टफ तो होगा ही, टफ होगा, ठीक है। और नॉन इलास्टिक होता है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। बहुत ही सिंपल बात है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कोलेजन फाइबर जो होता है वो व्हाइट फाइबर्स होता है, ये बंडल होता है, अनब्रांच होता है, रिजिड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है और नॉन इलास्टिक होता है। जहाँ पर मुझे टाइम देना चाहिए था वहाँ पर मैं दे के समझा रहा हूँ, लेकिन अब तुम जो बोलोगे सेल और टिश्यू में मतलब ये सब इस तरह के टॉपिक में मैं टाइम दूँ तो फिजूल है, वो टाइम वेस्ट टाइम है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम इलास्टिक फाइबर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन का, ठीक है सर, इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात, ये येलो फाइबर एक तरीके का, ठीक है। और ये सिंगल होता है, मतलब ये बंडल नहीं होता, और सिंगल होगा तो ब्रांच होगा। कैसे? कुछ इस तरीके, देखो, मान लो ये ऐसा है, सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल होता है और ब्रांच होता है। बात समझ में आई? ये तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इलास्टिक होगा एंड स्ट्रॉन्ग होगा और फ्लेक्सिबल होगा। क्या होगा ये? और फ्लेक्सिबल होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्या? एक्स्ट्रा पेज है शायद, देखो, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एरिकुलर टिश्यू, ठीक है। क्या है? दिस टिश्यू फिल द स्पेस एरिकुलर बॉडी, मतलब क्या हुआ? ये जो टिश्यू है ना, ये स्पेस फिल करता है। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो, मैं समझाता हूँ। मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है सर, ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनो, ये मान लो स्किन का लेयर है, ठीक है, ये क्या है? स्किन का लेयर, इसके अंदर कुछ इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे एक और लेयर है, मान लो ऐसे, देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब डर्मिस के ऊपर, देखो ये डर्मिस है और डर्मिस के ऊपर होता है एपिडर्मिस। इन दोनों को मिला के स्किन है। ये क्या है? दोनों को मिला के स्किन है, स्किन है, ठीक है सर। इसके नीचे यहाँ पर मसल्स होता है, देखो, ठीक है। ये क्या? ये मसल्स है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर भरा हुआ होता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर, ताकि ये देखो यहाँ पर ऐसे, मतलब स्किन और मसल्स के बीच में इसके क्या? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब क्या हुआ? ये जो खाली स्पेस को भरता है ताकि ऑर्गन ऑर्गन मतलब कि ऑर्गन की पैकिंग हो सके, अच्छे से पैकिंग हो सके। अब सुनो ध्यान से, दिस टिश्यू फिल द स्पेस, स्पेस मतलब एरियोला ऑफ द बॉडी, मतलब ये देखो स्पेस था यहाँ पे, इसको भरा, ठीक है। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है, देखो है ना, स्किन के नीचे, ठीक है। उसके बाद एंड कनेक्ट स्किन टू मसल्स, मसल्स को स्किन को कनेक्ट करता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी और ऑर्गन के बीच में होता है। जैसे मान लो कि, कैसे समझाते हैं, देखो ये मान लो बॉडी कैविटी है, ठीक है सर, इसके अंदर मान लो ये ऑर्गन इस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या? ये बॉडी कैविटी है,
और ये क्या ऑर्गन। अब देखो इस ऑर्गन को, ये ऑर्गन तो ऐसे करेगा तो हिलेगा ना फिर, ठीक है। तो इस ऑर्गन को अच्छे से पैक करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ऐसे टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू, जो इसको अच्छे से ऐसे पकड़ के रखता है ना। ये क्या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है फिल करने का काम करता है। बात समझ में आया। मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि ऑर्गन को बॉडी, और मतलब कि मेरी बात सुन, क्या लिखा हुआ है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज पैकिंग टिश्यू। मतलब ये पैकिंग टिश्यू जैसे काम करता है, क्योंकि ये ऑर्गन और बॉडी कैविटी के बीच में होता है, पैक करना है ऑर्गन को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, हाँ अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो टी क्यू लिखा हुआ है ये मेरा बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के पढ़ना, ठीक है, ध्यान से। पिछले क्लास में ऑलरेडी हम ये सब पढ़ा चुके हैं, सो एक बार रीड करो क्वेश्चन को, फिर मैं समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मेरी बात सुनो। हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे पहले मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करता है, ठीक है। एक सेल का निर्माण, जिसका नाम क्या है, जायगोट है। जायगोट में ग्रोथ होता है एंड फिर जाके उसमें डिवीजन होता है। एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है। 8 से 16 वाले को हम लोग मोडुला बोलते हैं, 16 से 32 वाले, 32 से फिर 64, तो 32-64 वाले हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। फिर जब ब्लास्टोसिस्ट को देखते हैं वहाँ पर 2 चीज़ दिखता है, एक तो ब्लास्टोसिल, एक स्टेम सेल। अब स्टेम सेल 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यही 3 लेयर पूरा बॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। अब उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ये 5 स्टेटमेंट दिया हुआ, इन सबको आपको पढ़ के इसको अरेंज करना कि सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, देखो क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट हैव स्टेम सेल व्हिच मॉडिफाई टू 3 लेयर, नेमली एक्टोडर्म का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मेल एंड फीमेल गेमिट का फ्यूजन होगा, तो ढूंढते कहीं पे लिखा हुआ क्या, तो सेकंड ऑप्शन देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट्स स्पर्म एंड फीमेल गेमिट ओवा, तो पहला स्टेप तो यही होगा। इसका मतलब क्या, 2 नंबर पहले लिखा होगा, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 पहले, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, अब जब दो गेमिट आपस में फ्यूज करेगा तब क्या होगा, जायगोट बनेगा। तो कहीं पर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट लिखा हुआ, सर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद क्या होगा, जायगोट में ग्रोथ होगा। देखो ग्रोथ इन जायगोट, इसका मतलब 2 के बाद 4 नंबर आएगा, 2 के बाद 4 नंबर डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा, गलत, खत्म, कुछ है ही नहीं, हो गया। मतलब ये क्या, ये 2 नंबर है, सॉरी 1 सेकेंड, ये 1 नंबर होगा, फिर ये 2 नंबर होगा। आगे भी देख लो, उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ होगा, फिर डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद 2 से 4, 2 से 4, 16, उसके बाद क्या मोडुला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। मतलब 5 नंबर उसके बाद आएगा, मोडुला, ब्लास्टोसिस्ट। देखो 1 सेकेंड, ये क्या, ओह सॉरी एक मिनट, सॉरी मेरा बना हुआ, हम समझ। देखो उसके बाद ग्रोथ होगा, उसका डिवीजन इन फर्स्ट सेल इज जायगोट। मतलब क्या हुआ, जायगोट जो था उसमें पहले डिवीजन होगा, तब ना 2 से 4 बनेगा, है ना। तो इसका मतलब 3 नंबर बाद आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा। देखो 1 नंबर क्या, ब्लास्टोसिस्ट हैव स्टेम सेल व्हिच मॉडिफाई टू 3 लेयर, नेमली एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, अरे सेम क्वेश्चन आ गया क्या, देखो अब क्या, जायगोट क्या है, देखो क्या है जायगोट, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब आपस में मिलता है उसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। मेल गेमिट भी एन होता है, फीमेल गेमिट भी एन होता है, और दोनों के मिलने से जो जायगोट बनता है वो 2n होता है, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग। देखो क्या इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, जायगोट आर क्या है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट ओवा, मेल गेमिट ओवा नहीं होता, स्पर्म होता, तो यही भी गलत है ये तो। नेक्स्ट, हाँ ओके, फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट्स स्पर्म, ठीक है ये, एंड फीमेल गेमिट ओवा एंड जायगोट आर 2n, ये सही है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट स्पर्म विच आर एन, ठीक है। मेल गेमिट जो है उसका स्पर्म है विच आर एन, ठीक है, एंड फीमेल गेमिट ओवा विच आर ऑल्सो एन, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है भाई, ठीक है। इसलिए आंसर क्या है, डी आएगा इसका आंसर, मतलब बी और सी दोनों सही है। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टिश्यू आर एब्सेंट, सही है, बोल सकते हैं। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो टिश्यू होगा नहीं, क्या पढ़े थे हम लोग, टिश्यू जो होता है वो मल्टीसेलुलर के अंदर होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ कि इसका ये स्टेटमेंट है, ये रीजन है ना। रीजन क्या बोल रहा है कि बिकॉज टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मतलब ये वो चीज़ लिखा हुआ जिसकी वजह से ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। मतलब स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर ये होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मेनी मतलब मल्टीसेलर की बात कर रहे हैं वो, क्या होगा, अमीबा, यूनिसेलुलर, फंगी, प्लांट्स, ये भी आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अमीबा इज यूनिसेलुलर, इट मीन्स अमीबा इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मेनी सेल्स, सही है, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अमीबा इज यूनिसेलुलर, अमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक है। इट मीन्स अमीबा इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ
मेनी सेल, मतलब एक ही तरह के कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। सही है, इसका आंसर क्या? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा क्या? अच्छा ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो मेरे पास मुझे मेरा कलर वाइट, ये शर्ट है ना, इसका कलर क्या है सर? ये आपका जो भी कलर, पिंक कलर मान लो, पिंक कलर, ठीक है, प्योर पिंक है, दिख रहा है? यस सर। इस पिंक, ये जो पिंक कलर का मेरा शर्ट है, ये किस चीज़ से बना हुआ है सर? कपड़े से। और कपड़ा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ? धागा से। तो मैं क्या ये बोलूँगा कि एक ही धागा होगा इसके अंदर? नहीं, एक तरह का बहुत सारा धागा होगा, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर यूनिसेलर में ऐसा ही होता है, एक ही तरह का कई सारा सेल हो सकता है, ठीक है? तो ये हो सकता है आंसर। बात समझ में आया? ठीक है। उसके क्या है? फंगी आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फंगी क्या है? मल्टीसेलर है, तो ऑब्वियस बात है एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बना होगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, इनकरेक्ट ये भी गलत है। सी आंसर आएगा। अगला सवाल ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये नीट का सवाल है, लेकिन एक सेकंड रुको, हम बन जाएगा, ऐसे पढ़ा चुके हैं हम लोग, टिश्यू का टाइप पढ़ा है ना अभी। पढ़ा है, एक बार देखते क्या हो सकता, क्या क्या लिखा हुआ है मेरे पास सुनना। हाँ क्या है कि देखो ये नीट 2023 का सवाल है, आई थिंक। हाँ देखो नीट 2023 का सवाल है, रिसेंटली पूछा गया, ठीक है। लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। लिगामेंट जो है वो डेंस इरेगुलर टिश्यू होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। अच्छा से बात होता, हम लोग क्या पढ़े थे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू फर्दर दो तरह का होता है ना? सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है। कौन कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में दो टाइप था, लूज और डेंस। डेंस में क्या था? लिगामेंट और टेंडन, है ना? तो क्या था? लिगामेंट और डेंस इरेगुलर टिश्यू लिखा हुआ है, रेगुलर नहीं है। यहाँ देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ तो, यहाँ देखो क्या, किधर गया भाई? ये देखो क्या है लिगामेंट, क्या लिगामेंट इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इरेगुलर लिखा हुआ, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट है, गलत है वो। अरे देखो ना भाई, ये लिगामेंट जो है वो रेगुलर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इरेगुलर लिखा हुआ। देख यहाँ पे किधर गया भाई? ये देख क्या लिखा हुआ? इरेगुलर टिश्यू लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, ये भी गलत है। कार्टिलेज क्या है? स्केलेटल। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, सेकंड आंसर आएगा। चलो आगे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन, ये भी नीट 2023 का है, ठीक है। क्या है? मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होता है? किसके अंदर होगा? देखो पहले ये दो, बी नंबर देखो, इनर सरफेस ऑफ ब्रैंक्यूल्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, तो बी का आंसर तो एक हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी का आंसर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, आगे पढ़ लो, ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होगा ना। देखो ब्लड क्या? कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो इसमें आ गया। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना, ये क्या हो जाएगा? क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है सर। उसके बाद और क्या बचा? मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होता है? एड्यूलर कनेक्टिव टिश्यू में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, क्या होगा? एक आंसर सिंपल, बी का क्या? एक। अच्छा एक चीज़ सुनो, मैं तुमको एक क्वेश्चन, एक तरीका बताता हूँ मैच द कॉलम बनाने का। जब भी मैच द कॉलम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कोई ऐसा ऑप्शन है जो एक ही ऑप्शन में है। देखो इस पूरे ऑप्शन में देखो बी एक ही ऑप्शन में है ना, तो पहले इसी को चेक करो, मैक्सिमम क्वेश्चन यही से बन जाता है। देखो अगला सवाल, ये देखो, मैच द स्ट्रक्चर, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उड़ीसा नीट 2019, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या है? पढ़ते हैं। देखो सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीट, ये किसका है? क्या एडहरिंग जंक्शन का होगा? एडहरिंग जंक्शन क्या है? जो दो सेल्स को आपस में सीमेंटिंग का काम करता है, मतलब बी का आंसर एक होगा। अच्छा पहले मिलाते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही ऑप्शन है। ए का देखो 2 3 4 4 2 है, बी का 4 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे छोड़ में बना लेते, ठीक है, बाद में देखना। बी का आंसर एक होगा, देखो इसमें नहीं है, गलत, इसमें है भाई, गलत, देखो बन गया, खत्म। ये देखो बी का आंसर एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। अरे देखो मेरी बात सुनो, एडहरिंग जंक्शन जो सीमेंटिंग का काम करता है, तो बी का आंसर एक होगा, और बी का आंसर इसमें एक है, इसमें 4 है, गलत, इसमें 2 है, गलत, इसमें 3 है, गलत। आंसर क्या होगा? डी, सी आंसर होगा, स्वाहा। देखो एक काम करो, देख लो और मिला लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि टाइट जंक्शन क्या था? देखो एस्टैब्लिश बैरियर टू प्रिवेंट लीकिंग ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द एपिथेलियम, मतलब एक आंसर 3 आ जाएगा।
बी का हम लोग कर चुके हैं। सी का क्या है? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता था? हाँ, देखो ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स था जिसकी वजह से फैसिलिटेट ये हो रहा था, तो इसका आंसर ये आएगा। अब बचा एक का, तो यही होगा। ये कर चुके हम लोग। चलो, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं और कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय।